हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स, हम लोगों ने सीए फाउंडेशन के अंदर कंपनीज एक्ट पढ़ना स्टार्ट किया था और कंपनीज एक्ट में हम लोगों ने अपना एक लेक्चर कंप्लीट कर दिया। आज बारी आता है अपना सेकंड लेक्चर को कंप्लीट करने का। इससे पहले मैंने आपको बहुत से समझाया था कि ओपीसी क्या होता है, प्राइवेट कंपनी क्या होता है, निधि कंपनी क्या होता है, गवर्नमेंट कंपनी क्या होता है, वो सब मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। आज आप लोग को रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ ओपीसी समझाऊंगा। रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ क्या समझाऊंगा? ओपीसी समझाऊंगा। भैया ओपीसी का रिमेनिंग पॉइंट भी है कुछ? हाँ बाबू, ओपीसी का रिमेनिंग पॉइंट भी कुछ कुछ है। कितने पॉइंट्स है भैया? भैया 6.7 पॉइंट है, लेकिन सॉरी ये तुम्हारा टोटल 10 पॉइंट और है। 10 पॉइंट अगर आप समझ गए ना तो ओपीसी में आप चैंपियन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? चैंपियन बन जाओगे। चलो समझते हैं। MOA of OPC shall indicate the name of the other person who shall be the event of the subscriber death or him incapacity to the contract become the member of a company। इसका मतलब भैया ओपीसी में जो ओनर है वो तो एक ही है। क्या पता 2 साल के बाद ओनर मर जाए, क्या पता 2 साल के बाद ओनर पागल हो जाए। तो पागल, ये मरने और पागल होने के वक्त उसका ओनरशिप किसको मिलना चाहिए भैया? उसका ओनरशिप किसी को तो मिलना चाहिए ना। उसका ओनरशिप मिलेगा नॉमिनी को। किसको मिलेगा बच्चा? नॉमिनी को। ये नॉमिनी को ही हम लोग यहाँ पे बोला गया है एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन। तो क्या जे मरने के बाद डिसाइड होगा कि किसको मिलना चाहिए, कि मरने के पहले ही डिसाइड हो जाएगा कि किसको मिलेगा? तो बोलता है मोआ पहले से ही डिसाइड कर लेगा। मोआ पहले से ही डिसाइड कर लेगा। मोआ पहले से ही डिसाइड कर लेगा कि भैया किसको मिलना चाहिए, किसको मिलना चाहिए। कौन ऐसा वो पर्सन है जो मरने के बाद और पागल होने के बाद उसको सारा संपत्ति मिल जाएगा? ठीक है भैया। तीसरा, अदर पर्सन नॉमिनी शैल गिव हिज रिटर्न कंसेंट इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म इन द सेल बी शैल फाइल विद आरओसी विद द टाइम इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब जिस दिन इनकॉर्पोरेट हो रहा है ओपीसी, जिस दिन कंपनी का जन्म हो रहा है, जिस दिन कंपनी का जन्म हो रहा है उसी दिन उसका कंपनी के ओआ में नॉमिनी लिखा देना चाहिए। ये तो हमें समझ में आ गया। लेकिन क्या मैं मान लूं कि मैं रतन टाटा जी को नॉमिनी मानता हूं, मेरा कंपनी अगर कोई चलाएगा तो रतन टाटा है और कोई चलाने वाला नहीं है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? ना बाबा ना, ऐसा नहीं हो सकता। हम लोग उनसे रिटर्न कंसेंट लेंगे। हम लोग क्या लेंगे? रिटर्न कंसेंट लेंगे कि आपको भी मेरे कंपनी में नॉमिनी बनने का मन है कि नहीं है। समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट, सच पर्सन में गिव अ राइट टू विड्रॉ हिज कंसेंट। एक बार कंसेंट दे दिए तो क्या जिंदगी भर नॉमिनी बन के रहना होगा? नहीं नहीं नहीं, एक बार कंसेंट आप दे दिए तो उस वक्त के लिए आप नॉमिनी हो, लेकिन कभी भी आप वो कंसेंट को वापस ले सकते हो। अच्छा ठीक है। द मेंबर, द ओनर ऑफ द ओपीसी may at any point of time change the name of the such other person by giving the notice to the company and same should be intimate to the ROC। भैया मैं एक ओनर हूँ, मैं चाहता था कि रतन टाटा जी मेरे कंपनी में नॉमिनी बने। रतन टाटा जी को भी मन था मेरे कंपनी में नॉमिनी बनने का, उन्होंने रिटर्न कंसेंट दे भी दिया। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि रतन टाटा मेरे कंपनी में नॉमिनी ना बने, तो क्या मैं उनको हटा सकता हूँ? क्या मैं उनको हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ। बस मेरे को एक रिटर्न में लिखना होगा कि रतन टाटा जी को मेरे को नॉमिनी से हटाना है, मेरे को इनको और नॉमिनी रखने का मन नहीं है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। एनी सच चेंजेस इन द नेम ऑफ द अदर पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू द अल्टरेशन ऑफ मोआ। अगर हम लोग नॉमिनी में कोई भी तरह का नेम चेंज करते हैं, नॉमिनी का नेम चेंज करते हैं, तो ये ओआ का अल्टरेशन नहीं है। बस अभी इतना समझ लो, ओआ का अल्टरेशन नहीं है। ओआ का अल्टरेशन कब होता है, क्या होता है, वो सब मैं आपको समझाऊंगा। ये मोआ का अल्टरेशन नहीं है, ये मोआ का अल्टरेशन नहीं है। क्लियर भैया? ओपीसी में मेंबर कौन बन सकता है और ओपीसी में नॉमिनी कौन बन सकता है? भैया ओपीसी में मेंबर और नॉमिनी कोई नेचुरल पर्सन बन सकता है, कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई तरह का आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन सकता। लाइव इंसान, क्या होना चाहिए? लाइव इंसान ही बन सकता है। लाइव इंसान का मतलब जीता जागता, मैं तुम कोई भी इंसान, लेकिन कोई आर्टिफिशियल पर्सन नहीं बन सकता, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, LIC वगैरह नहीं बन सकता। ठीक है, समझ में आ गया भैया? इंडिया का सिटीजन ही बन सकता है, इंडियन सिटीजन। कोई अमेरिका का आदमी आके नहीं बन सकता, इंडिया का सिटीजन ही आके बन सकता है, और उसको रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी होना पड़ेगा। भैया रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या होता है? भैया रेसिडेंट ऑफ इंडिया का मतलब कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहा हो। कोई ऐसा पर्सन जो इंडिया में 182 डेज से ज़्यादा रहा हो। भैया समझ में नहीं आया। मान के चलो मेरे को उसको बनाना है 2023 का नॉमिनी। अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023। मेरे को 2023 में एक बंदा को नॉमिनी बनाना है, तो मैं देखूंगा कि 2022 में क्या उसने
182 डेज क्या वो इंडिया में रहा है कि नहीं रहा है? अगर वो 182 डेज इंडिया में रहा है तब उसको नॉमिनी घोषित कर दिया जाएगा। अगर नॉमिनी हम लोग उसको घोषित कर रहे हैं तो उसको 182 डेज इंडिया में रहना ज़रूरी है। उस साल के उससे पहले वाले साल देखो यहाँ पे, मीन्स हु प्रेजेंट इन इंडिया फॉर नॉट लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द इमीडिएट प्रीसीडिंग वन कैलेंडर ईयर। इमीडिएट प्रीसीडिंग वन कैलेंडर ईयर मतलब प्रीवियस ईयर, इसका मतलब प्रीवियस ईयर। कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ठीक है भैया। बोलता है अ पर्सन कैन ओनली इनकॉर्पोरेट वन ओपीसी और बिकेम द नॉमिनी इन द वन पर्सन कंपनी। एक आदमी एक ओपीसी खोल सकता है और एक आदमी एक ओपीसी में नॉमिनी बन सकता है। कोई आदमी एक ही ओपीसी में मेंबर बन सकता है और एक ही नॉमिनी बन सकता है। एकदम क्लियर, एकदम सिंपल सा लाइन लिखा हुआ था। माइनर जो है ना मेंबर बन सकता है ना नॉमिनी बन सकता है, ना मेंबर बनेगा ना नॉमिनी बनेगा। ओपीसी ये माइनर था, ये ओपीसी एनबीएफसी नहीं बन सकता, ओपीसी एनबीएफसी नहीं बन सकता। एडी बॉडी कॉर्पोरेट इंगेज इन द इन्वेस्टमेंट इन द सिक्योरिटी। भैया लेकिन ऐसा एक कंपनी भी नहीं बन सकता जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे, जो सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करे। भैया एग्जांपल भैया, ग्रो, मोतीलाल ओसवाल, जीरो था, ये सारे इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब स्टॉक्स, ठीक है, एंजल वन, ये सारे सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो क्या ये ओपीसी बन सकते हैं? ना बाबा ना, ये लोग ओपीसी नहीं बन सकते। अच्छा ओपीसी एक एनबीएफसी बन सकता है? ना बाबा ना, ओपीसी एनबीएफसी भी नहीं बन सकता। अगर ऊपर दिए गए किसी भी चीज़ में आपने नौटंकी करने की कोशिश की, अगर ऊपर दिए हुए प्रोविज़न में किसी भी तरह का नौटंकी करने की कोशिश की तो आप पे 10,000 तक का फाइन हो सकता है और पर डे 1,000 रुपये तक का फाइन हो सकता है। 10,000 से लेके पर डे 1,000 रुपया तक में फाइन हो सकता है। क्लैरिटी है? चलो अब बात करते हैं सेक्शन 8 कंपनी की। किसकी बाबू? सेक्शन 8 कंपनी। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन 8 कंपनी? सेक्शन 8 कंपनी मतलब क्या होता है भैया? भैया ऐसा कोई भी कंपनी जो पैसा कमाने के लिए नहीं बना हो, ऐसा कोई भी कंपनी जो पैसा कमाने के लिए ना बना हो बल्कि वेलफेयर के लिए बना हो। किसके लिए बना हो? वेलफेयर के लिए बना होगा। आप लोग 12 में पढ़े होंगे एनपीओ। क्या पढ़े होंगे? एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। वही है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट के लिए नहीं है तो क्या चीज के लिए? वेलफेयर, समाज सेवा के लिए। भैया पढ़ते एक बार समझते क्या बोलना चाह रहे हैं आप, समझाता हूं। देखो सेक्शन 8 कंपनी आर दोज कंपनी विच आर फॉर्म नॉट फॉर द अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए नहीं है, rather they are formed for promoting the commerce, art, science, religion, charity or any other useful object। भैया ये प्रमोट करते, किसको प्रमोट करते भैया? कॉमर्स को, आर्ट्स को, साइंस को, रिलीजन को, चैरिटी को, या कोई और ऐसा चीज जो हम लोग का बेनिफिट हो सकता है। ठीक है भैया, समझ में आ गया। भैया रजिस्ट्रेशन कैसे होगा? समझाइए ना भैया एक बार। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, क्या बोला? सेंट्रल गवर्नमेंट से आज्ञा लेना होगा। सेंट्रल मोदी जी का आज्ञा लेना चाहिए। मोदी जी क्या हम लोग सेक्शन 8 कंपनी बना ले? मोदी जी बोलेंगे हाँ बस बना लो, तब हम लोग बनाना चालू करेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट में अलाउ अ पर्सन और एसोसिएट ऑफ अ पर्सन टू बी रजिस्टर्ड एज अ कंपनी under Companies Act if it is set up for promoting commerce, science, arts, sports, education। और मोदी जी आपको तभी ये वरदान देंगे जब आप ये 4-5 काम करेंगे। प्रमोट करोगे किसको? कॉमर्स को, आर्ट्स को, साइंस को, स्पोर्ट्स को, एजुकेशन को। क्लैरिटी है? कोई दिक्कत है? कोई डाउट है? नहीं है भैया। सच कंपनी हैज अ राइट या हैज अ प्रोविडेड पेमेंट टू द एनी डिविडेंड टू इट्स मेंबर। अरे पैसा कमाएंगे नहीं तो डिविडेंड देंगे कैसे? अगर पैसा कमाएंगे नहीं तो डिविडेंड देंगे कैसे? ये डिविडेंड भी दे नहीं सकता है। क्लैरिटी भैया। प्रोसीजर भैया, क्या तरीका है सेक्शन 8 कंपनी बनाने का? समझाता हूं बाबू। 4-5 तरीका लिखा है, बहुत ही इजीली समझो। कंपनी और अ पर्सन हैव टू अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट सीकिंग इट्स परमिशन फॉर बीइंग सेट
सेटअप एज अ कंपनी ऑफ दिस एक्ट। सबसे पहला मोदी जी का आज्ञा लेना, मोदी जी आज्ञा दीजिए। दूसरा, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाई ऑन द अबव एप्लीकेशन में इशू अ लाइसेंस एज सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब एंड अलाउ सच कंपनी एसोसिएशन टू रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8 कंपनी। अगर मोदी जी खुश रहे, मोदी जी को लगा कि हाँ ये आदमी प्रमोट करेगा, तो उसको वरदान मिलेगा कि बाबू जा सेक्शन 8 कंपनी बना ले, जा सेक्शन 8 कंपनी बना नहीं है, बनाने का ऑर्डर मिल गया है। आफ्टर इशू ऑफ द लाइसेंस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट द एप्लीकेशन मस्ट बी मेड टू द रजिस्ट्रार इन द प्रिस्क्राइब फॉर्म आफ्टर विच द रजिस्ट्रार विल रजिस्टर द एसोसिएट ऑफ द पर्सन एज अ कंपनी अंडर सेक्शन 8 सबसेक्शन 1। उसके बाद जब मोदी जी गवर्नमेंट को आपको, जब मोदी जी आपको वरदान दे दे, जब आपको इजाजत दे दे, तब आप रजिस्ट्रार के पास जाओगे। किसके पास जाओगे? रजिस्ट्रार के पास जाओगे और बोलोगे कि रजिस्ट्रार सर, बड़ा बाबू का तो परमिशन मिल गया, अब आप भी हमें क्या दीजिए, आज्ञा दीजिए, आप भी हम लोग का सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के द्वारा आप हमको रजिस्टर्ड कर दीजिए। सेक्शन 8 सबसेक्शन 1 के द्वारा आप मेरे को रजिस्टर्ड कर दीजिए भैया। चौथा और आखिरी, जब आप ऐसा बोलोगे तब जाके कंपनी शैल एंजॉय ऑल द प्रिविलेजेस एंड सब्जेक्ट टू ऑल द ऑब्लिगेशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। जब ऐसा हो जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तब आपको सारा बेनिफिट मिलेगा जो सेक्शन 8 कंपनी में मिलता था। आपको सारा बेनिफिट मिलेगा जो सेक्शन 8 कंपनी में मिलता था। ठीक है भैया, नेक्स्ट टॉपिक समझाइए भैया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? पावर ऑफ सीजी टू रिमूव सम स्पेशल एग्जम्पशन। ओहो हो भैया, सेक्शन 8 कंपनी को ना मतलब क्या बताए, आपको घर का बड़ा बेटा बना लेता है। जितना प्रिविलेज है सब आपको दिया जाएगा, जितना प्रिविलेज है सब दिया जाएगा। आपको एजीएम करने की जरूरत नहीं है, आपको एजीएम करने की जरूरत नहीं है। हर कंपनी को साल में 2 बार एजीएम कराना पड़ता है, हर कंपनी को साल में 2 बार एजीएम कराना पड़ता है, लेकिन आपको एजीएम कराने की जरूरत नहीं है अगर आप सेक्शन 8 कंपनी, अगर आप सेक्शन 8 कंपनी तो आपको एजीएम कराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ आपको अपने कंपनी के आखिरी में प्राइवेट या फिर लिमिटेड लिखने की भी जरूरत नहीं है। हम लोग आपको समझाए थे ना कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड लिखो, अगर पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक लिमिटेड लिखो, तो आपको ये भी कराने की जरूरत नहीं है, मतलब नहीं है। बहुत अच्छी बात सर, अब तो हमको लगता है ना अपुनिच राजा है, अपुनिच राजा है, पूरा विश्व का अपुनिच राजा है, हमको अब कोई रोकने वाला नहीं है। अगर मेरे को कोई रोकने वाला नहीं है तो मेरा लाइसेंस कौन लेगा? चलो देखते हैं कौन मेरा लाइसेंस ले सकता है। बाबुआ, ओ बच्चे 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 सुन बाबू, हम लोग बोला गया है कि हम लोग को प्रिविलेज जरूर मिलेगा, लेकिन जो दान दे रहा है वही हमसे लाइसेंस भी वापस ले सकता है। सीजी कैन रिवोक द लाइसेंस बाय द ऑर्डर इफ company contravenes any of the requirement or the condition of the section subjected to which a license is issued। बोलता है आपने जो जो वादा किया था, आपने जो जो वादा किया था कि मैं कॉमर्स को प्रमोट करूंगा, आर्ट्स को प्रमोट करूंगा, साइंस को करूंगा, स्पोर्ट्स को करूंगा, एजुकेशन को करूंगा, रिलीजन को करूंगा, चैरिटी को करूंगा, इनमें से अगर वादा पूरा नहीं किए ना, अगर इनमें से वादा पूरा नहीं किए ना बेटा, आपका लाइसेंस को कर दूंगा मैं रिवोक। क्या कर दूंगा? रिवोक। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है किसी को भी? नहीं है। अच्छा ठीक है भैया, समझ में आ गया। दूसरा बोलता है वेयर द अफेयर ऑफ द कंपनी आर कंडक्टेड फ्रॉडुलेंटली और वायलेट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कंपनी वेदर और नॉट फॉर द पब्लिक इंटरेस्ट। बोलते हैं आपने अगर कोई भी डॉक्यूमेंट देते समय फ्रॉड किया है, क्या दिया है बच्चा? फ्रॉड किया है, या फिर आपने झूठ बोला है, क्या लाए, आपने झूठ बोला है, आपने फ्रॉड किया है या फिर आपने झूठ बोला है जिसके वजह से पब्लिक को दिक्कत हो गया। पब्लिक मतलब समाज को दिक्कत हो गया, समझ रहे हैं ना, वोट का बात, समाज को दिक्कत हो गया तो भैया आपका कंपनी का हम लोग क्या कर देंगे? रिवोक कर देंगे। क्या कर देंगे? रिवोक कर देंगे। कोई डाउट है किसी को? कोई तरह का डाउट हो? नहीं, ठीक है भैया। भैया रिवोक हो गया, भैया मेरा ना कंपनी रिवोक हो गया। क्या होगा रिवोक होने के बाद? भैया रिवोक होने के बाद आपको चेंज कर दिया जाएगा। आपको क्या कर दिया जाएगा? चेंज कर दिया जाएगा प्राइवेट लिमिटेड या फिर लिमिटेड में। आपको या तो पब्लिक कंपनी बना दिया जाएगा या तो प्राइवेट कंपनी बना दिया जाएगा। अगर आपका लाइसेंस सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो गया, तो दिमाग में स्टोरी समझ लो, अगर सेक्शन 8 कंपनी का लाइसेंस रिवोक हो जाता है तो मेरे को प्राइवेट कंपनी या तो पब्लिक कंपनी बना पाएगा।
साथ ही साथ द सीजी मस्ट गिव अ रिटन नोटिस स्टेटिंग द क्लियर इंटेंशन अबाउट द रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। लेकिन अगर कोई इंसान आके अगर आपको बोल रहा है जा तेरा लाइसेंस रिवोक हो गया, तो मानने का नहीं, हम लोग को रिटर्न में चाहिए। क्या चाहिए? रिटर्न में चाहिए। और वो रिटर्न वाला कौन देगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ सीजी इक्वल्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट है, कंफ्यूज नहीं करना है बच्चा लोग। कोई डाउट है किसी को? कोई तरह का डाउट हो? नहीं भैया। साथ ही साथ क्या मेरी बातें सुनी जाएगी? हाँ भैया, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी आपको मिलेगा, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी आपको मिलेगा। साथ ही साथ भैया आपको प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड में तो कन्वर्ट कर सकते हैं, मैं आपको बंद भी कर सकता हूँ, मैं आपको अमेलगमेट भी कर सकता हूँ, दूसरे कंपनी में। अमेलगमेट का मतलब होता है दूसरे कंपनी के साथ मर्ज कर देना, सेम टाइप का कंपनी रहा तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? मर्ज कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में टाटा मोटर कैन बी मर्ज विथ हुंडई। कोई डाउट है किसी को भी? नहीं डाउट है, आगे समझते हैं। अब चुन्नू मुन्नू से कोई टॉपिक बचे हुए हैं उसको समझाता हूं मैं, फिर जब इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन PFI, व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन? ये 4 जन को पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कहते हैं। पहला LIC को PFI कहते हैं। दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, IDFCL को भी PFI कहते हैं, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। साथ ही साथ बोला जाता है ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन जो नोटिफाइड हो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अंडर सेक्शन 4A सबसेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956 एंड सेक्शन 465 बाय कंपनीज एक्ट 2013 के अनुसार जो सेक्शन 465 है उसके तहत अगर कोई भी कंपनी होता है तो उसको भी PFI माना जाएगा। एकदम एग्जाम में यही लिख के आना है कि सेक्शन 465 के अंदर अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है और सेंट्रल गवर्नमेंट बोला है कि तुम PFI है तो तुम PFI है, बात खत्म। Any other institution as may be prescribed by the central government in the consulted with the RBI अपने चाचा जी से बात करके अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी और इंस्टीट्यूशन को बोलता है कि तुम भी PFI कल से, तुम PFI, तुम भी PFI, फिर तुम भी PFI है। अगर कल जाके वो टाटा को भी बोलता है तुम PFI, तुम भी PFI, सब PFI। क्लियर है भैया? व्हाट आर द कंडीशन टू बी फॉलोड बाय द PFI? कुछ कंडीशन होने चाहिए जो भैया, व्हाट आर द कंडीशन, क्या कंडीशन है जो कि फॉलो होना चाहिए? किसके द्वारा? PFI के द्वारा। किसके द्वारा? PFI के द्वारा। 1 2 कंडीशन। कितने कंडीशन? 2 कंडीशन। It has been established or constituted under the central or state act, मतलब कि जो लॉ है वो या तो सेंट्रल का बनाया हुआ होना चाहिए या फिर स्टेट का बनाया हुआ होना चाहिए। अगर ये दोनों लॉ के अलावा कोई फॉरेन लॉ से अगर वो दिमाग लगाता है तो वो PFI नहीं बनता। साथ ही साथ PFI के अंदर 51% या उससे ज़्यादा शेयर, क्या बोला? उससे ज़्यादा शेयर किसका होना चाहिए? या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, या तो स्टेट गवर्नमेंट का, या तो बोथ। भैया PFI के अंदर 51% हिस्सा से ज़्यादा होना चाहिए, या तो मोदी जी का, या तो दीदी का, या तो दोनों मिला के। मोदी जी मतलब मोदी जी, दीदी मतलब ममता बनर्जी, और बोथ मतलब मोदी प्लस दीदी। सर एक बहुत बड़ा टॉपिक खत्म, नेक्स्ट टॉपिक में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है कैपिटल। नाम सुने होंगे आप लोग, जब आप लोग शेयर चैप्टर पढ़े होंगे क्लास 12 में, तब आपका टीचर ने आपको ये बात समझाया होगा। मैं आज आपको एक मस्त चीज़ समझाता हूँ, समझिएगा, बहुत अच्छा चीज़ समझाइएगा। ये केक है, ये क्या है? केक है। ये केक का आधा हिस्सा, ये केक का आधा हिस्सा। मेरे पास एक पूरा केक है, उसमें से मैं 50% आप लोगों को दे दिया टू बी ईटन। मेरे पास एक पूरा केक है, उसका 50% हिस्सा मैं आप लोगों को दे दिया खाने के लिए। उसका 50% हिस्सा मैं आपको दे दिया खाने के लिए, मैंने इतना हिस्सा आपको इशू कर दिया।
ये 50% में से, ये 50% में से आपने मात्र क्या बोला मैंने, आपने मात्र 50% में से आपने मात्र बस इतना खाया। आपने सिर्फ 20% खाया। ये 50% में से आपने सिर्फ 20% खाया, तो भैया जो 20% खाया ये आपने सब्सक्राइब कर लिया। ये आपने क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। ठीक है भैया, समझ में आया। ये सब्सक्राइब किए हो तो इसका पैसा मांगोगे, पैसा दोगे कि नहीं दोगे। तो ये जो 20% आपने खाया उसके लिए मैंने आपसे पैसा मांग लिया, कॉल्ड अप। ये पैसा मैंने आपसे मांग लिया और आपने जब पैसा दे दिया तो पेड अप। कंपनी के पास जो टोटल शेयर होता है वो होता है ऑथराइज शेयर। वो क्या होता है, ऑथराइज कैपिटल। उसमें से वो कुछ हिस्सा आपको दे देता है, उसको बोलते हैं इशूड कैपिटल। क्या कहते हैं, इशूड कैपिटल। वो आपको कितना दे दिया, 5 लाख। 5 लाख में आपने 3 लाख को सब्सक्राइब कर लिया। 3 लाख को क्या कर लिया, सब्सक्राइब कर लिया। और 3 लाख रुपए सब्सक्राइब किए हो तो 3 लाख रुपया मैं मांगूंगा कि नहीं मांगूंगा, मांगूंगा। 3 लाख में से मेरे को मिलेगा 2,90,000 रुपया, और 10 लाख रुपया जो एरियर हो जाता था वो हम लोग फॉरफीचर करते थे, याद होगा आप लोगों को। ये है पूरा माजला कैपिटल का। कंपनी के पास पूरा शेयर है, समझते हैं, ध्यान से सुनो। कंपनी के पास पूरा शेयर है, कंपनी के पास पूरा शेयर है 10 लाख का। 10 लाख में हमें कितना मिला, 5 लाख। 5 लाख में आपने कितना लिया, 2 लाख। 2 लाख मैंने पैसा मांगा, आपने दिया 1 लाख। तो ये हुआ पेड अप, ये हुआ कॉल्ड अप, ये हुआ सब्सक्राइब, ये हुआ इशूड, ये हुआ नॉमिनल। कोई डाउट है किसी को, किसी का तरह का कोई भी डाउट है? ये सारा चीज़ मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। चलिए समझते हैं मेरी बात को। नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट आर द नेचर ऑफ शेयर। शेयर का नेचर क्या होता है, शेयर का नेचर क्या होता है भैया? एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 84 ऑफ द कंपनी एक्ट 13 डिफाइन द टर्म शेयर। भैया सेक्शन 2 क्लॉज 84 के अंदर हमें शेयर के बारे में पता चला है। क्या पता चला? विच मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड स्टॉक। मतलब शेयर का मतलब जो शेयर कैपिटल में हो या फिर स्टॉक में हो उसको हम लोग शेयर कहते हैं। भैया स्टॉक में हुआ, एक बात बताओ, मोतीलाल ओसवाल के लिए शेयर स्टॉक है कि शेयर स्टॉक है कि तुम्हारा क्या है? भैया मोतीलाल ओसवाल, ग्रोथ, जीरोधा, ये लोग तो स्टॉक में रखता है, ये लोग शेयर बेचता है। तो जो चीज हम लोग बेच सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। क्लैरिटी। द राइट एंड द ऑब्लिगेशन अटैचिंग टू अ शेयर आर दोज प्रिस्क्राइब बाय मोआ नोआ। शेयर का कौन मालिक है, शेयर का क्या कर सकते हैं, शेयर इशू होगा भी कि नहीं होगा, ये तुम्हारा कहाँ लिखा हुआ है? या तो मोआ में या तो ओआ में, या तो मोआ में या तो ओआ में। कोई डाउट नहीं है भैया, समझ में आ गया। शेयर और डिवेंचर of any member in a company shall movable property transferable manner provided by OA। शेयर ट्रांसफर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये भी हमें कहाँ पता चला है? OA में। कहाँ पता चला है? OA में। क्लियरिटी। every share of the company shall be share capital shall be distinguished by the differentiate number simply meant every share should be in number। भैया सबका एक यूनिक नंबर होना चाहिए, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5, जिससे पता चले कि शेयर के पास कंपनी के पास कितने शेयर है, कंपनी के पास कितने शेयर है। ये मेरे को तब पता चलेगा जब उसका यूनिक नंबर होगा, जब उसका क्या होगा, यूनिक नंबर होगा। ठीक है भैया। व्हाट काइंड ऑफ शेयर, व्हाट काइंड ऑफ शेयर कैपिटल? दो तरीका का होता है, एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एक होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, एक होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट, और तुम्हारा शेयर प्रेफरेंस मतलब विद डिफरेंशियल राइट। वोटिंग राइट, मैं सारा जगह वोट कर सकता हूं। एक होता है डिफरेंशियल राइट, जिसमें मेरे को सब कुछ तो मिलेगा लेकिन वोटिंग पावर नहीं मिलेगा। मेरे को सब कुछ तो मिलेगा लेकिन मेरे को वोटिंग पावर नहीं मिलेगा। भैया समझ में आ गया। भैया प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? आज तक नाम नहीं सुने बाबू। क्लास 12 में तुमने सुना होगा, क्लास 11 12 में आपका टीचर आपको पढ़ाया हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको समझाता हूं। प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर है जिसको इक्विटी शेयर के मुकाबले थोड़ा प्रेफरेंशियल राइट्स मिलते हैं। प्रेफरेंस शेयर एक ऐसा शेयर है जिसको इक्विटी शेयर के मुकाबले कुछ प्रेफरेंशियल राइट मिलते हैं। ध्यान देखो, यहाँ बुक में देखो, मेरा स्क्रीन पे देखो एकदम ध्यान से। अ शेयर विच हैव सम प्रेफरेंशियल राइट ओवर द अदर टाइप ऑफ शेयर दैट इज विच एंजॉय सम
प्रायोरिटी ओवर द इक्विटी शेयर। कुछ प्रायोरिटी अगर हमें किसी शेयर को देना है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। अगर कोई शेयर को हम लोग प्रायोरिटी दे रहे हैं तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इसको बोलता लंगड़ा, मैं इसको बोलता लंगड़ा मालिक। लंगड़ा मालिक का मतलब क्या होता है? भैया उसको सब कुछ होगा लेकिन उसको अधिकार कुछ नहीं है। भैया वो मालिक है, उसको मालिक बोला जाएगा लेकिन उसके पास कोई भी चीज़ का अधिकार नहीं है, कोई भी चीज़ का अधिकार नहीं है, इसलिए मैं उसको बोलता लंगड़ा। क्या बोलता हूँ? लंगड़ा मालिक। अच्छा, What are the condition for issue of preference share? प्रेफरेंस शेयर इशू करने का क्या कंडीशन हो सकता है? प्रेफरेंस शेयर इशू करने का क्या कंडीशन है? सबसे पहले समझते हैं, सबसे पहले समझते हैं। बोलता है अ कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल में इफ सो ऑथराइज बाय इस आर्टिकल इशू प्रेफरेंस शेयर सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, नेमली अगर कंपनी के ओआ में लिखा हुआ है कि आप कर सकते हो तो कर लो। अगर आपके कंपनी के ओआ में लिखा हुआ है, कंपनी के ओआ में लिखा हुआ है कि आप कर सकते हो तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कंपनी के ओआ में नहीं लिखा हुआ तो मत करो। एक लाइन का आंसर। यहाँ पे 2 पॉइंट मैंने लिखा है, यहाँ पे मैंने एग्जाम के लिए 2 पॉइंट लिखा है। क्या लिखा है भैया? The issue of such share has been authorized by passing a special resolution in the GM। आपको अगर प्रेफरेंस शेयर इशू करना है, अगर आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करना है तो आपको एसआर पास करना होगा। एसआर का मतलब होता है 75% इन फेवर, 75% इन फेवर। भैया अगर 10 आदमी हैं, अगर 10 आदमी हैं तो हम लोग का 7.5% इंसान क्या बोलना चाहिए? 7.5 इंसान क्या बोलना चाहिए? हाँ बोलना होगा। क्या बोलना होगा? हम लोग अगर 100 आदमी हैं, अगर हमारा 100 आदमी है तो 75% को हाँ बोलना होगा। 74% भी अगर ना हो गया ना, अगर 74% भी अगर हो गया ना तो आप उसको एसआर पास नहीं कर सकते, आप उसको एसआर पास नहीं कर सकते। The company at a time of such issue of preference share has no substituting default in the redemption of preference share issue either before or after the commencement of this act or in the payment of the dividend due on the preference share holder। बहुत इजी सा लिखा हुआ है कि अगर आपने लाइफ में कभी भी प्रेफरेंस शेयर को इशू किया था, अगर आपने अपने लाइफ में कभी भी पहले ही प्रेफरेंस शेयर को इशू किया था तो क्या आपने उसका रीपेमेंट सही से किया था? क्या आपने उसका रीपेमेंट सही से किया था? क्या आपने उसका डिविडेंड सही से दिया था? क्या उसका डिविडेंड सही से दिया था? अगर ये 2 चीज़ में कभी भी आपने कोई नौटंकी किया है, अगर ये 2 चीज़ करते वक्त कभी भी आपने नौटंकी किया है तो भैया आपको प्रेफरेंस शेयर इशू करने का इजाज़त हम तो नहीं देंगे, हमारे को आपको इशू करना नहीं देना है। बात खत्म। भैया आपने रीपेमेंट में कोई भी गड़बड़ कर दिया, नहीं देंगे। आपने डिविडेंड देने में कोई गड़बड़ कर दिया, नहीं देंगे। बात खत्म हो गया, सिंपल सी बात है। What are the rights available? What are the rights available to the preference share? प्रेफरेंस शेयर के पास क्या अधिकार है, क्या प्रायोरिटी है इक्विटी शेयर के द्वारा? प्रेफरेंस शेयर के पास क्या अधिकार है, क्या प्रायोरिटी है प्रेफरेंस शेयर के मुकाबले? प्रेफरेंस शेयर के पास क्या ऑथोरिटी है, क्या प्रायोरिटी है इक्विटी शेयर के मुकाबले? 2 है। प्रेफरेंस शेयर हैज अ पेमेंट राइट टू गेट द पेमेंट। भैया इक्विटी शेयर को तो तभी पेमेंट मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, इक्विटी शेयर को तो तभी पेमेंट मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, लेकिन प्रेफरेंस शेयर को तब भी पेमेंट मिलेगा जब लॉस होगा। भैया प्रॉफिट हो लॉस हो मेरे को मतलब नहीं, मेरे को डिविडेंड चाहिए। भैया मेरे को डिविडेंड चाहिए तो मतलब चाहिए। Preference share has a right to the payment of the capital in the event of winding up of the company. The amount paid on the preference share must be paid back before anything paid to the equity share। भैया अगर कंपनी बंद हो रहा है, अगर कंपनी बंद हो रहा है और कंपनी के पास 1000 रुपया और 1000 रुपया में उनको 2 जन को देना है, एक प्रेफरेंस शेयर को देना है और एक इक्विटी शेयर को देना है। 1000 में 2 जन को देना है, एक प्रेफरेंस शेयर को देना है, इक्विटी शेयर को देना है, तो पहले वो पूरा का पूरा किसको देगा? किसको देगा? समझिए, समझाता हूँ, ध्यान से समझो, एक बहुत अच्छा टॉपिक समझा रहा हूँ। मेरे पास ना 1000 रुपया, मेरे पास 1000 रुपया, मेरे पास 2 आदमी, एक प्रेफरेंस शेयर है, एक इक्विटी शेयर है। अब इक्विटी शेयर का 1000 रुपया बाकी है और प्रेफरेंस शेयर का भी 1000 रुपया बाकी है, समझना। तो तुम लोग तो बोलेगा भैया एक काम कीजिए ना, 500 इसको दे दीजिए, 500 इसको दे दीजिए, मामला खत्म, 50-50 देके नक्की कीजिए। लेकिन कंपनीज एक्ट बोलता है कि प्रेफरेंस शेयर को पहला पूरा 1000 रुपया दे दो, फिर अगर कुछ बचा तब जाके इक्विटी शेयर को दो। ये उसको प्रेफरेंशियल राइट है कि इक्विटी शेयर से पहले हम लोग हमेशा पेमेंट करेंगे किसको? हम लोग पेमेंट करेंगे प्रेफरेंस शेयर को। कोई डाउट है किसी को भी? किसी तरह का डाउट हो, कुछ भी हो तो मेरे को समझाना। कोई भी तरह का डाउट हो तो हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। चलो एक बार चार्ट समझते हैं।
कंपनीज इनकॉर्पोरेट भी हो सकता है, अनइनकॉर्पोरेट भी हो सकता है। भाई इनकॉर्पोरेशन का हम लोग यहाँ पे भैया ऊपर जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि मैं आपको यहाँ पे चार्ट जो समझाने वाला हूँ कितना हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलो यहाँ समझते हैं। ये भी तुम्हारा बात का है, ये भी बात का है। देखते हैं आज कोई छोटा टॉपिक और एक कंप्लीट करेंगे। ये भी बात का है, बात का है। देखिए मोआ सब आया है, सब आया है आपका एग्ज़ाम, आपके एग्ज़ाम में भी और मेरे नोट्स में भी। आप टेंशन मत लीजिए, आप लोग को इतना अच्छा कंपनी तक समझा दूंगा कि आप लोग बोलेंगे कि हाँ भैया सब समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, और हम लोग को एक क्लास से लगभग 2 क्लास लग जाना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे कि कितना देरी हम लोग का क्लास में लग रहा है, लेकिन क्वालिटी स्टडी करेंगे, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड बाय। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियो ज़रूर देखते हो लेकिन कमेंट नहीं करते हो। बच्चा लोग कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट और लाइक ज़रूर किया करो। ये इसलिए मैं बोलता हूँ, इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है, मैं इसलिए बोलता हूँ कि आप जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतना आपके दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचेगा, ये वीडियो YouTube प्रमोट करेगा। तो भैया बहुत सारे नीडफुल स्टूडेंट्स हैं जो क्लासेस नहीं ले पाते हैं, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। प्लीज़ अगर आप यहाँ तक मेरा वीडियो देख रहे हो तो आपको पक्का मेरा वीडियो में कुछ हेल्पफुल लगा होगा। तो प्लीज़ एक कमेंट कर दो, हार्ट कमेंट कर दो, एक थंब कमेंट कर दो, कुछ भी कमेंट कर दो प्लीज़। ठीक है, मेरे बच्चों तक पहुंचना चाहिए। ठीक है, और जितने भी नीडफुल बच्चे हैं ना सबको मेरा वीडियो तक पहुंचा दीजिएगा। शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू सो मच।